हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? और मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत मज़े ले रहे होंगे। बाहर बारिश लगी हुई है, बरसात का मौसम है और बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है, वेदर हो रहा है, तो सब मज़े में लगे होंगे। कुछ घर में छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे और कुछ जो है वो स्कूल में जाकर वहाँ मज़े ले रहे होंगे। तो चलिए, इसी मौसम के साथ, इसी वेदर के साथ हम भी शुरू करते हैं अपना आज का लेसन, आज का लेक्चर। और वो है 12th क्लास का हमारा सेकंड लेसन, फ्लेमिंगो का द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखी है? अनीस जंग ने लिखी है। किसने लिखी है? अनीस जंग ने द लॉस्ट स्प्रिंग लिखी है। और ये कब पैदा हुई थी? 1964 में। और अभी भी शी इज अलाइव। ठीक है। और इनकी स्टडी जो इनकी ये बॉर्न हुई थी राउरकेला में, जहां पर इनकी बेसिक स्टडी जो स्कूलिंग है वो वहां वहां ये पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी राउरकेला में। और उसके बाद उनकी स्टडी जो है वो कहां पर हुई? हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में उनकी स्टडी हुई और आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए वो कहाँ चली गई थी? अमेरिका चली गई थी। यानी कि उनकी स्टडी जो है बोथ हैदराबाद और अमेरिका की देन है। ठीक है। अब अमेरिका क्योंकि वो गई तो वहां पर जो लोग हैं, उनके कलीग्स हैं या जो लोग उन्हें जानते हैं, वो उन्हें किस नाम से पुकारते थे वहां? एनिस यंग। और ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी है इंग्लिश की, कि अगर इस तरह के नेम है तो वो उसको उनकी प्रोनाउंसिएशन ही यही है कि वो क्या पढ़ेंगे उसको? एनिस यंग। बट हम इंडियंस क्या बोलेंगे? जो उनका नाम है एक्चुअल, अनीस जंग। ओके। तो ये बहुत अच्छी राइटर थी। पहले ये एज अ एडिटर भी काम किया इन्होंने न्यूज़पेपर के लिए, और उसके बाद हैदराबाद में, और उसके बाद उन्होंने बाद में राइटिंग जो है अपनी स्टार्ट की। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो क्या है? एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट क्या होता है बेटा? एक्सर्प्ट होता है सिर्फ कुछ पार्ट, सेगमेंट, कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन। किसका? एक बड़ी चीज का। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है एक एक्सर्प्ट है। उनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो उनके पास। उनमें उसमें से उन्होंने एक एक्सर्प्ट लिया है, यानी कि दो स्टोरीज उसमें से उठाई है उन्होंने। एक स्टोरी जो है द लॉस्ट स्प्रिंग में उन्होंने डाली है किसके बारे में? हमारा एक मेन कैरेक्टर जो है उस स्टोरी का, और उसी के बारे में वो स्टोरी है, वो है साहिब। और जो दूसरी स्टोरी है वो किसके बारे में डाली है उन्होंने? मुकेश के बारे में। ठीक है। और दोनों ही स्टोरी क्या बताती है, किसके बारे में है? एक पुअर क्लास लोगों के बारे में है, जो बहुत मुश्किल से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव रख रहे हैं। किस तरीके से उनके किन किन चीजों की कमी है, और उनका अल्टीमेट बिजनेस ही वही बन रहा है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक सटायर भी है उन लोगों के ऊपर, उन पॉलिटिशियंस, उन लीडर्स, उन बिजनेसमैन, उन रिच पीपल के ऊपर, जो इन लोगों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है। जिनके जो इनको सिर्फ क्या, किस तरीके से एक यूज यूज करते हैं, सिर्फ सिर्फ यूज करते हैं, और उनको कुछ भी मतलब नहीं है। प्रोमिसेस बहुत हैं बट करते कुछ नहीं है उनके लिए। तो एक सटायर भी है उनके ऊपर। लेकिन ये एक्चुअली क्या है? पोवर्टी। पोवर्टी के ऊपर बताया है कि किस तरीके से पोवर्टी जो है आपको मजबूर कर देती है वो हर काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए जो आप चाहते नहीं है करना, लेकिन फिर भी आप करते हैं। ठीक है। और कई बार जो है वो हमारी क्या बन जाती है? एक आदत सी बन जाती है। और कई बार वो एक वर्क जो है वो हमारा क्या बन जाता है? एक ट्रेडिशन बन जाता है, जो हमारे फोर फादर्स से चला चला आता है। वो कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 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 जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है और हम करते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर है इसमें। एक स्टोरी पोवर्टी, दूसरी स्टोरी भी पोवर्टी है। ठीक है। इसमें एक ऐसा बच्चा है जो क्या हो रहा है, जो खुश है अपने काम से। खुश तो है, लेकिन उसके होप्स बहुत है, उसको उसको विशेस बहुत है, वो चाहता है कुछ, लेकिन उसको पता है कि उस चीज से उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। उस काम से उसके पास इतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी कि वो कुछ अपने विश को पूरा कर सके। यहाँ पर दूसरा एक पर्सन है मुकेश। वो क्या है? वो एक ऐसा बंदा है जो एक बिजनेस में लगा हुआ है, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है बिजनेस, और उनका वो क्या बन गया है? एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, उसी को वो कैरी ऑन कर रहा है। और वो चाहता है कि वो कुछ करे, वो होपफुल भी है, और वो कहता है कि नहीं मैं करूंगा। बट क्या वो कर पाता है? क्या वो कर पाएगा? इस चीज के लिए वो अपने विश को, अपनी चाहत को पूरा कर पाएगा? तो ये सारी चीजें इस स्टोरी में, इन दो स्टोरीज में हमें मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टोरी अपनी स्टार्ट करेंगे। देखिए, ट्रेडिशन है और हमारा
एक क्लिक ले लीजिए आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्या है ये? एक ट्रेडिशन पर बेस्ड है। एक चिल्ड्रन के बच्चों के जो डिप्रिव्ड रह जाते हैं, किस हर चीज से कमी रह जाती है, जिनको जिनको कुछ नहीं मिल पाता है, उनके ऊपर ये एक सटायर है, ये स्टोरीज। तो चलिए हम पहली स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी जो किसकी है, फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में है? एक कैरेक्टर है साहिब। ओके, चलिए पहले हम आपको इसका पूरा नहीं बताएंगे, हम एक कैरेक्टर बताते हैं जो है साहिब। और वो कौन है? वो है द रैग पिकर। अब रैग पिकर क्या होते हैं? रैग पिकर होते हैं जो कचरा उठाते हैं। कचरा इन द सेंस, आप देखते होंगे कि बाहर पॉलिथिन्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह और इन सब चीजों की, इस तरह की चीजें जो है वो चुनते हैं बच्चे आकर, या बड़े जो है वो ऐसे ठेला टाइप का टांग लेते हैं और वही सब चीजें उठा के जो उनके काम की है, जिनको वो फैक्ट्री में दे सकते हैं, वहां से कुछ पैसे ले सकते हैं और फैक्ट्री वाले उन्हें दोबारा रिसाइकल करते हैं। ऐसी चीजें वो उठा के ले जाते हैं कचरे में से। तो उन्हीं को हम कहते हैं रैग पिकर्स। साहिब एक बच्चा है, ठीक है, और ये क्या है? ये है एक रैग पिकर। अब स्टोरी कहाँ शुरू होती है कि जहां हमारी राइटर जो है अनीस जंग रहती हैं, वो डेली देखती हैं एक बच्चा, बहुत सारे इस तरीके के बच्चे, इस तरह के बच्चों को देखती हैं वो, लेकिन वो एक बच्चा देखती है जो उनके घर के आस पड़ोस ही नॉर्मली उनको डेली मॉर्निंग में नजर आता है, जो क्या करता है? रैग पिक करता है, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन जब वो उससे डायरेक्टली मिलती है और उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि अनीस जंग उनसे जब पूछती हैं कि क्या आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो कहता है कि धीमी आवाज में कह रहा है कि नहीं, हमारे नजदीक जो है, हमारे घर के नजदीक कोई भी स्कूल नहीं है नेबरहुड में। तो ये जब वो कहता है तो अनीस जंग जो है वो एक जस्ट एज अ जोक जो है, जस्ट एज मतलब एक ऐसे ही जस्ट जनरली वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के पास स्कूल खुलवाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो अनीस जंग के लिए वो एक सीरियस बात नहीं थी, उन्होंने तो बस जस्ट ऐसे ही कह दिया। बट उस बच्चे के लिए वो एक, उस बात को उसने पकड़ लिया और उस बात को उसने सीरियसली ले लिया। उसे ऐसा लगा कि सच में ये वो लेडी है शायद जो हमारे नजदीक कोई स्कूल वो खुलवाएगी। ठीक है, वो पास ऑन हो जाती हैं अपनी जगह, वो जा रहे हैं, वो डेली फिर वैसा ही चलता है रूटीन। और कुछ दिनों के बाद फिर से वो बच्चा साहिब कुछ और अपने एक दो दोस्तों के साथ आता है और कहता है, जब अनीस जंग के पास आता है और कहता है कि आपने जो है वो स्कूल खुलवाने का कहा था, तो वो कब खुलेगा? स्कूल कब आएगा हमारे एरिया में, हमारे एरिया में स्कूल कब खुलेगा? उस टाइम जो है अनीस जंग को बहुत फील हो जाता है, वो खुद पे अशेम्ड फील करती हैं, वहां पर शर्मिंदा होती हैं वो, और वो कहती हैं कि उन्हें फील होता है कि मैंने तो जस्ट ऐसे ही जनरली कह दिया था, वो मेरे लिए एक जोक था, लेकिन इस बच्चे ने उस बात को कितना सीरियसली लिया है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे ये रियलाइज होता है कि कितने लोग ऐसा प्रॉमिस करके, इस तरह के प्रोमिस करके जो है इन इन लोगों के साथ, जो इस तरह के लोग हैं, गरीब हैं या इस तरह के बच्चे हैं, डेप्रिव्ड हैं, उन लोगों के साथ कितने प्रोमिस होते होंगे और कितने टूटते होंगे। तो मुझे उस तरीके का कोई ऐसा प्रॉमिस उनसे नहीं करना चाहिए था। इवन दो कि उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, वो जस्ट अपनी तरफ से वो एक जोक बोल रही थी, वो एक जस्ट जनरल बात कर रही थी, ठीक है, बातों-बातों में कह दिया। बट वो उस बच्चे के लिए बहुत सीरियस बात थी। वो चाहता था कि नहीं, उसे लग रहा था कि नहीं, ये एक होप बन गई थी उसके लिए कि नहीं, शायद ये हमारे घर के पास कोई स्कूल बनवाएँगे। ऐसा हुआ नहीं। तो उस दिन उन्हें वो चीज़ बहुत, वो गिल्ट फ़ील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उन सब लोगों के लिए उन्हें फ़ील हुआ कि हाँ, शायद इस तरह के प्रॉमिसेज़ उनसे डेली होते हैं और डेली टूटते हैं। इसी वजह से जो है वो इनको भी अब उस तरह का भरोसा नहीं रहा है। और ये सब चीज़ें होती हैं और वो खुद चला जाता है वहाँ से, और फिर जो है अनीस जंग जो है एक तरफ अपने काम में, वो अपने काम में। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अनीस जंग जो है वो साहिब से पूछती हैं एक दिन, बोलती है आपका नाम क्या है? इतने एनकाउंटर में अभी तक उन्होंने नाम नहीं पूछा, इतनी बार मीटिंग हुई, 1-2 बार मीटिंग हो गई, लेकिन उन्होंने नाम नहीं पूछा। अब वो आज क्या कर रही है, नाम पूछती है। तो वो बच्चा कहता है, अपना नाम बताता है, मेरा नाम है साहिब आलम, साहिब आलम। और ये कहता हुआ वो मतलब इस तरीके से बोलता है, मेरा नाम है साहिब आलम। बट वो उसे नहीं पता कि साहिब आलम का मतलब क्या है, वो उससे अनअवेयर है, ठीक है। लेकिन अनीस जंग को पता है, अनीस जंग सोचती है साहिब आलम यानी कि क्या, साहिब आलम मतलब क्या होता है?
गॉड ऑफ यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स, नाम में वो गॉड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन अगर उसकी कंडीशंस को देखा जाए तो क्या वो गॉड ऑफ यूनिवर्स है? वो तो खुद का भी गॉड नहीं है। वो तो अपने लिए भी वो जो चीज चाहता है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वो नाम, और ये एक आयरनी थी। क्या थी? आयरनी थी कि नाम साहिब आलम और उसका बेचारे का काम क्या है? रैग पिकिंग। वो अनीस जंग सोचती है कि नाम में और वो बच्चा खुद अनअवेयर है उस नाम से। उस नाम का मतलब क्या है उसे नहीं पता। वो मस्त है, वो अपने रैग पिकिंग में खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसको कई बार जो है वो रैग पिकिंग के लिए, रैग पिकिंग जब वो करता है तो उसमें कई बार उसको 2 रुपए के सिक्के या उसको 10 रुपए का नोट मिल जाता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। क्या है? रिवॉर्ड उसको लगता है वो। अब कोई चीज़ वो चुनते अचानक उसको 2 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं, या कभी कई बार जो है किसी के फेंके हुए शूज़ ऐसे हों जो वो नंगे पैर, वो बिल्कुल बेयर फुटेड हैं, वो कुछ नहीं पहनते वो बच्चे, और सिर्फ़ वो साहिब आलम ही वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसे कोई द 20,000 बच्चे और भी हैं जो इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं, जो यही रैग पिकिंग ही कर रहे हैं। और उनको क्या है, उनके पास चप्पल-जूते तक नहीं है पहनने के लिए, वो बिल्कुल खाली हैं, नंगे पैर वो घूम रहे हैं। रैग पिकिंग कर रहे हैं। तो पहले तो वो ये पूछती हैं, साहिब आलम वो बताता है गॉड ऑफ यूनिवर्स, जो उनको बहुत फील होता है, वो एक आयरनी वहां पर शो होती है कि साहिब आलम नाम है लेकिन एक्चुअल मतलब उसका गॉड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन उसका वर्क क्या है और वो बेचारा किस कमी से, किस डिप्रिवेशन से गुजर रहा है। ठीक है, चाइल्ड पे क्या, चिल्ड्रन पे क्या हो रहा है वहां के। एक चीज वो। दूसरा, फिर वो पूछती है कि आप लोग और जो और भी बच्चे हैं उनसे पूछती है कि नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? पैर में कुछ पहना क्यों नहीं है? स्लीपर्स या कोई भी चप्पल ऐसी कुछ क्यों नहीं पहनी है? तो शूज क्यों नहीं पहने हैं? तो अब देखिए, वो अपनी पॉवर्टी को शो नहीं कर रहे हैं। उनकी पॉवर्टी वो छुपा के, और हर एक बच्चे का अलग-अलग रिस्पॉन्स आता है। एक बोलता है कि मेरी मम्मा ने ना वो शेल्फ पे ऊपर रख दिया है, बहुत ऊपर रख दिया है ना जूते, तो अब वो ना हाथ नहीं पहुंच रहा है उनका, तो वो उतार नहीं पा रही हैं, इस वजह से मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। देखिए, कि ऊपर रख दिया, हाथ नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो उतार नहीं पा रही है और मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। क्या क्या ये क्या मतलब, अगर आपके सामने एक बच्चा ऐसा कह रहा है और आप जानते हैं, अब आप जान चुके हैं कि नहीं, उसके पास वो चीज नहीं है, वो अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? क्यों मजबूर है? दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते पसंद है पहनना, इसलिए मैं स्लीपर्स नहीं पहनता हूँ। ठीक है? मुझे जूते पहनना पसंद है, इसलिए मैं स्लीपर्स नहीं पहनता हूँ, मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। और माइट भी जूता नहीं है, इसलिए नहीं पहना है। लेकिन एक यूनिक, एक सबसे अलग रिस्पॉन्स आता है, किसका? साहिब आलम का। और वो क्या कहता है? कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहना हमारा ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो पैसे की कमी है। आप मत सोचिए कि हमारे पास पैसे की कमी है, ये हमारा ट्रेडिशन है। क्या रहना? बेयरफुट रहना। बेयरफुट रहना हमारा क्या है? ट्रेडिशन है। लैक ऑफ मनी नहीं है, मनी की कोई कमी नहीं है। वो आंसर, वो रिस्पॉन्स अगेन जो है अनीश जंग को एक सरप्राइज, एक शॉक में, एक अमेजमेंट में डालता है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल अभी से बन चुका है, अभी से वो कितना बड़ा बन चुका है, कितना समझदार बन चुका है कि वो इन सारी चीजों को समझ रहा है, और अपनी हाँ कंडीशन को, अपनी हर चीज को छुपाने के लिए वो क्या बता रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ हो गया साहिब का। अब जो है अनीस जंग जो है वो एक, उसको किसकी याद आती है? एक आदमी की याद आती है, एक मैन, अ मैन, जिससे वो 30 इयर्स पहले, 30 इयर्स पहले कहाँ मिली थी? उडुपी में मिली थी। उडुपी एक विलेज है, वहां पर मिली थी 30 इयर्स बैक। अब 30 साल पहले वो क्या था? एक बच्चा था। क्या था? अ बॉय, एक लड़का था, छोटा चाइल्ड था वो। और वो, उसके फादर जो हैं, वो जो बॉय है उसका जो फादर है, वो क्या था? वहां पे प्रीस्ट था टेम्पल का। क्या था? प्रीस्ट था। कहां पर? टेम्पल में, वहां के टेम्पल का प्रीस्ट था। तो वो बच्चा क्या करता था? कंटिन्यू टेम्पल में आता था डेली, और वो भी पॉवर्टी से गुजर रहा था, उसके पैर में भी चप्पल नहीं थे, जूता नहीं था। तो वो क्या करता था? वो डेली टेम्पल आता था और वहां प्रेयर करता था, किसके लिए? अ पेयर ऑफ शूज के लिए,
एक पेयर जूते का उसे मिल जाए, इसके लिए वो प्रेयर करता था। और आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब लेटर ऑन, जब बाद में 30 ईयर्स के बाद जब वहां पर विजिट किया था किसने, हमारी राइटर ने, अनीस चंग, वो दोबारा जब उस जगह गई, ओडीपी गई, तो उन्होंने देखा कि यही जो बॉय है ये क्या बन चुका है, एक यंग मैन है, ठीक है, एक यंग मैन है जिसके आगे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, ओके, और उसका क्या है, एक घर भी है, एक हाउस बना लिया है उसने, घर बना लिया है। और जब एक बच्चा उसका दौड़ते हुए उसके पास आता है, उस मैन, यंग मैन जो अब हो चुका है, उसके पास आता है, तो अनीस जंग देखती है कि उस बच्चे के पैरों में क्या है, पेयर ऑफ शूज है, यानी कि उसने चप्पल, स्लीपर या शूज पहने हुए हैं। वहां अनीस जंग कहती है कि नहीं, गॉड ने उनकी प्रेयर को ग्रांट किया, मतलब उनकी दुआ जो वो डेली कहता था, उसके लिए शायद उसको घर भी मिल गया, ठीक है, अब वेल टू डू हैं, वो अच्छे से घर में रह रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अपने बच्चे को, उसके बच्चे आगे शूज, चप्पल वगैरह सब पहन रहे हैं। तो वो कहती है कि उसके विश को ग्रांट किया किसने, गॉड ने विश ग्रांट कर दी थी। तो वो रिमेंबर करती हैं उस इंसिडेंट को, उस बात को और उस चीज को, सारा इस इंसिडेंट को रिमेंबर करती हैं, बोलती लेकिन आज भी उसको तो ग्रांट कर दिया, लेकिन आज भी यहाँ पर जो रैग पिकर्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी प्रेयर ही कर रहे हैं, शायद उनकी दुआ अभी भी कबूल नहीं हुई है, उनकी भी विश अभी तक ग्रांटेड नहीं हुई है, इसलिए वो आज भी अभी भी नंगे पैर ही हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ विजिट करती हैं, वो जाना, वो डिसाइड करती हैं कि वो कहाँ जाएंगी, सीमापुरी जाएंगी। कहाँ जाएंगी, सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली के आउटर में एक एरिया है, जहां पर जो एक स्लम एरिया है, जहां पर जो है वो जो पिछड़े हुए लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। और ये बांग्लादेश से आए हुए लोग जो इंडियन थे, बाद में बांग्लादेश, और वापस जो है वो बांग्लादेश से आ गए हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं, रहते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर जाती हैं सीमापुरी में, सीमापुरी जो क्या है, आउटर एरिया है, कहां पर, कोई कितना, 30 मील्स कुछ अवे, 30 माइल्स अवे जो है, कुछ माइल्स अवे बताया है, आउटर एरिया है किसका, दिल्ली का, आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली से कुछ माइल्स अवे है, दूर है। और ये क्या है, ये एक स्लम एरिया है। जब वहां विजिट करती हैं अनीस जंग, तो क्या देखती हैं, वहां पर साहिब की तरह बहुत सारे 10,000 20,000 बच्चे वैसे हैं जो वहां पर घूम रहे हैं। वहां लोग जो रह रहे हैं, उनका बिजनेस ही, उनका काम ही यही है, रैग पिकिंग करना। वहां इतनी पॉवर्टी, उनकी कंडीशन इतनी खराब है, पीने का पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उनके पास कुछ भी, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसमें वो सही तरीके से रह सके, गुजारा कर सके, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। और वो काम क्या है, रैग पिकिंग का काम है, बच्चे बड़े सब उस काम में लगे हुए हैं। और वो कहां से आए हैं, वो बांग्लादेशी है। उनके पास क्या है, वोट देने का हक है, लेकिन उनके पास कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। वोट देने का हक है उनको, वो वोट वोट दे सकते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, वोट देने का हक है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने आइडेंटिटी से, उनको मतलब है अपने सर्वाइवल से, ठीक है, वो अर्निंग से मतलब है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बस वो उनके लिए वो उतना ही काफी है, और उसी से जिंदगी चल रही है। और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उनको आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि 2 वक्त की रोटी उनको सही से मिल जाए, ठीक है। और उनके पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो शायद कई बार प्रोमिस भी करते होंगे उनके लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस कभी उन्होंने पूरा नहीं किया, इवन उनकी कंडीशन तक नहीं देखी। वहां देखिए एक और चीज बताई उन्होंने, उनके पास राशन कार्ड है, वोट देने का हक है, वोट दे सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड इज वन ऑफ द आइडेंटिटी, है ना, लेकिन एड्रेस है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मतलब क्या, उनको अभी तक पहचान नहीं मिली। किस तरीके की पहचान, पहचान इस तरीके की कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आता है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वोट के लिए, वोटर वोट दे सकते हैं, मतलब सिर्फ वोट कलेक्शन के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी कुछ भी उनसे लेना देना नहीं है। तो वो भी एक क्या है, वो एक सटायर है। ये वर्ड, ये बातें कहकर वो क्या कर रही हैं, अनीस जगिंग सटायर दे रही हैं, किसके ऊपर व्यंग्य कर रही हैं, किन पर, उनकी कंडीशन, उन लोगों पर, पॉलिटिशियंस पर, जो किसके लिए आते हैं वहां पर, वोट के लिए तो आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन लोगों को और भी कई चीजों की जरूरत है, सिर्फ वोट के लिए वो नहीं बने हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी भी चाहिए,
उनको सरवाइव करना है, उनको अर्निंग चाहिए। कैसे मिलेगी? सिर्फ रैग पिकिंग से? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो सीमा पूरी जाती है, उनकी हालत, उनको देख के उनको बहुत फील हो जाता है वहां पर। ठीक, अब देखिए वहां पर क्या है, वो कहते हैं कि वहां पे जो पेरेंट्स हैं, और पहले भी उन्होंने बताया बच्चों के लिए, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए रैग पिकिंग क्या है, ये क्या है, एक गोल्ड के बराबर है। किसके बराबर है? गोल्ड के बराबर है। जबकि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए क्या है, रैप्ड अवार्ड है ये। रैप्ड अवार्ड मतलब कि किसी चीज में रैप किया हुआ अवार्ड। वो कौन सा अवार्ड? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वो 2 रुपए के सिक्के मिल जाना, वो ढूंढते ढूंढते 10 रुपए का नोट मिल जाना, और वो चलते चलते किसी के फेंके हुए टॉयज उनको मिल जाना, खिलौने मिल जाना बच्चों को, या पुराने फटे हुए जूते मिल जाना। नंगे पैर चलते हुए बच्चों के लिए अगर जूते ही मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, थोड़े फटे हों, पुराने हों, उनके लिए और क्या चाहिए? उनके लिए तो वही अवार्ड है। उनके लिए एक कचरे में रैप किया हुआ अवार्ड है उनके लिए, है ना। रैप्ड अवार्ड क्यों कहा गया? क्योंकि वो कचरे में रैप्ड है ना, कचरे में बांधा हुआ है, लपेटा हुआ है, और वहां से वो खोलते हैं और ढूंढ के निकालते हैं। दैट इज रैप्ड अवार्ड। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, अब एक दिन फिर से जो है वो कहाँ देखती हैं साहिब को, वो जा रही हैं अपने काम से, वहां एक टेनिस कोर्ट है। ठीक है, टेनिस कोर्ट है, जहां बाहर देखती हैं चारों तरफ दीवारें हैं, टेनिस कोर्ट है बहुत बड़ा, और उसके चारों तरफ दीवारें हैं, दीवार बनी हुई है, बहुत बड़ा एरिया है उसके लिए, और एक दीवार बनी हुई है, और एक गेट है, और गेट के पास गार्ड भी बैठा हुआ है। उस गेट से कौन झांक रहा है? साहिब। साहिब अंदर झांक रहा है, कहां पर? टेनिस ग्राउंड में, और टेनिस कोर्ट कह सकते हैं आप, टेनिस कोर्ट की तरफ वो देख रहा है। ठीक है, जब वो पूछती हैं कि साहिब यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस अंदर देख रहा था। और इस बार वो क्या देखती हैं कि साहिब के पैरों में क्या है? शूज हैं, और कौन से? टेनिस शूज हैं वो। कौन से शूज हैं? टेनिस शूज हैं वो। लेकिन वो टेनिस शूज क्या है? उनमें होल्स हैं। टेनिस शूज है लेकिन उनमें क्या है? होल्स हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं, उसको अचानक एक टेनिस शूज मिल जाता है, जो वो पहले से चाहता था। वो चाहता था कि उसके पास एक टेनिस शूज हो, वो मिल जाता है, और चाहे उसमें वो होल्स, 2 होल्स ही क्यों ना हो, 10 होल्स ही क्यों ना हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो उसको प्राउडली पहना हुआ है और बस चल रहा है, और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ से देख रहा था। वो ना गार्ड जो है ना, वो कभी कभी हमें अंदर भी जाने देते हैं, वो हमें देखने देते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं। देखिए फिर से क्या कर रहा है, फिर से अपनी इस हेल्पलेसनेस को, कि वो अंदर नहीं जा सकता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता अंदर जाने के लिए, लेकिन वो क्या बता रहा है कि नहीं, गार्ड जो है कभी कभी हमें अंदर भेज देते हैं, देखने देते हैं, जाने देते हैं। ये बता रहा है अनीस जंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो देखते हैं कि उसके जूते में होल्स है, लेकिन फिर भी वो खुश है और एंजॉय कर रहा है। वहां से वो निकलते हैं। अब आगे स्टोरी में जब हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं, फिर एक बार जो है अचानक अपनी अपनी लाइफ में साहिब भी चल रहे हैं, वही रैग पिकिंग है, और हमारी अनीस जंग भी चल रही है। तो अनीस जंग कहती हैं, फिर एक दिन मैं अचानक देखती हूँ साहिब जो रैग पिकर था, उसके हाथ में उसका वो पॉलिथिन नहीं है जिससे वो कचरे जिसमें डालता था, वो नहीं है, बल्कि उसके हाथ में क्या है? एक क्या है? टी कैनिस्टर। एक टी कैनिस्टर, किसके बगैर? उसके हाथ में क्या होना चाहिए था? वो रैग पिकिंग के लिए वो जो लेता था ठेला टाइप का, वो होना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में क्या है? टी कैनिस्टर है। और रैग पिकिंग के वक्त जो ठेला, जो पॉलिथीन, जो चीज वो हाथ में लेता था उन रद्दियों को भरने के लिए, उनका कचरे को भरने के लिए, वो इतना हैवी नहीं दिखता था जितना आज वो कैनिस्टर उसके हाथ में दिख रहा था कि वो बहुत हैवी है। एक्चुअली हैवीनेस क्या बताया, क्या शो किया यहाँ पर? फिर से एक बात कही है अनीस जंग ने, कि क्यों हैवी क्यों कहा उसको? हैवी इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि वो भारी था, उसके अंदर चाय थी और वहां पर वो उसके, नहीं, ऐसा नहीं था। हैवी इसलिए कहा क्योंकि अनीस जंग देख सकती थी इस टाइम साहिब के फेस को। साहिब जिसका फेस जो है वो क्या था? खुश नहीं था, सैड था।
सैड था वो। क्यों था सैड? अब क्यों टी कैनिस्टर हैवी हो गए, ये सैड क्यों हो गए? और क्या नाम है, उस रैग पिकिंग से तो ये ठीक है काम। वो सैड था जस्ट बिकॉज़ उसकी जो फ्रीडम थी, वो उससे छिन गई थी। अब उसके पास वो फ्रीडम नहीं है कि वो कहीं पे भी दौड़ रहा है, कहीं पे भी भाग रहा है। उसका दिल करे तो छोड़ के जो है वो खेलने लग गया, उसका दिल करे तो वो टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होके और कुछ आधे घंटे, 1 घंटे एन्जॉय करने लगा, देखने लगा, जब तक कि उसको रोका-टोका ना गया हो और बच्चों के साथ फ्रीली इधर-उधर नहीं घूम रहा है, उससे फ्रीडम छीन ली गई है। तो साहिब के पास जाकर जब अनीस जंग पूछती हैं कि साहिब ये क्या क्या तुम क्या काम करने लगे हो? क्या हो तुम्हारा वो रैग पिकिंग वाला वो जो बैग था वो कहाँ गया? तो वो कहता है कि नहीं मैं वो अब अभी भी देखिए कितने प्राउड से कह रहा है। हालाँकि वो खुश नहीं है, उसके फेस से पता लग सकता है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, लेकिन वो फिर भी प्राउडली कहता है, क्या कहता है कि नहीं, वो मैं तो अब एक शॉप पे काम करता हूँ। पता है मैं एक शॉप पे काम करता हूँ और वहाँ पे मैं इसीलिए मेरे हाथ में मैं टी देता हूँ, मैं चाय देता हूँ सबको और आपको पता है मुझे कितने पैसे मिलते हैं? मुझे उसके मंथली, महीने के ₹800 मिलते हैं। ₹800 मिलते हैं मुझे महीने के। ₹800 एंड अगेन अनीस जंग गॉट शॉक्ड। वो दोबारा से क्या हो जाती हैं, शॉक हो जाती हैं, सरप्राइज हो जाती हैं ये सुन के कि ये बच्चा ₹800 में आप सुबह से लेकर शाम तक एक पर्टिकुलर काम के साथ बाउंडेड रहेगा। इस एज में बच्चों को स्कूल जाना था, इस एज में इस बच्चे को अपनी जिंदगी जीनी थी, इस एज में बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ हंसना खेलना कूदना था, पढ़ना था और इस एज में वो अपने घर की अर्निंग के लिए किस में लगा है, पहले रैग पिकिंग, बाद में एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है जहां पे वो क्या कर रहा है, कैनिस्टर हाथ में लेकर लोगों को टी यानी चाय दे रहा है। किसके लिए? सिर्फ ₹800 महीने के लिए। उनकी कंडीशन ऐसी है, उनका एटमॉस्फेयर, उनके हाँ, घर की कंडीशन ऐसी है कि उनको ये करना है और वो कर रहे हैं। और सिर्फ साहिब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने कहा ना जब वो सीमापुरी पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर 10,000 20,000 बच्चे ऐसे इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, बस इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में? साहिब आलम के बारे में, साहिब के बारे में और किसके? द लॉस्ट स्प्रिंग का एक पार्ट। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट स्टोरी हमारी, और वो मैंने आप लोगों को पहले ही इंट्रोड्यूस तो कर दिया। और वो किसकी स्टोरी है? वो स्टोरी है एक आदमी की, एक लड़के की, एक बड़े यंग बॉय की, यंग लड़के की। और वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुकेश। क्या है? मुकेश। मुकेश एक लड़का है जो किस काम में लगा है? बैंगल मेकिंग में। बैंगल मेकिंग में लगा है मुकेश। किस में लगा है? बैंगल मेकिंग में लगा है। और सिर्फ मुकेश ही नहीं लगा है, उसकी पूरी फैमिली, उसका, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, उसके जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए आया है। क्या काम? बैंगल मेकिंग का काम। अब उनका वो क्या है? एक ट्रेडिशन है। अब वो उसी को फॉलो करते हुए मुकेश जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। अनीस जंग की जब मुलाकात होती है मुकेश से, तो मुकेश उसे बताता है कि हमारा काम जो है वो क्या है? बैंगल मेकिंग का काम है, हम चूड़ियां बनाते हैं। और वो कहां पर, ये कहां पर मुलाकात होती है, कहां मिलते हैं? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद गढ़ है किस चीज का? वहां पर कांच, ग्लास की चीजें जो है बहुत बनाई जाती हैं फिरोजाबाद। ठीक है, वहीं पर कांच की यानी कि ग्लास की चूड़ियां भी बन रही हैं। और वो कौन और किससे मिल रही हैं? हमारी अनीस जंग मुकेश, एक फैमिली से, मुकेश की फैमिली से। जो मुकेश बनाता तो बैंगल मेकिंग का काम है उस, लेकिन वो ये करना नहीं चाहता है। उसकी विश, उसकी चाहत, उसका गोल, उसका एम क्या है, उसका होप क्या है? उसकी होप है कि वो एक दिन, वो विश करता है कि वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा। क्या बनेगा? मोटर मैकेनिक। ये उसकी विश है। और विश ही नहीं, वो बिल्कुल जो ये क्या करता है, उसका ये एम है और वो चाहता है, ये होप है उसका, उम्मीद भी है उसकी, विश भी है उसकी। और वो एम भी बताता है कि ये मेरा एम भी है, क्या बनना? ये मोटर मैकेनिक बनना। मोटर मैकेनिक बनना। फिर अनीस जंग उनसे पूछती हैं कि क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलाना आता है? तो बोलता है नहीं, मुझे कार चलानी नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूंगा। मैं सीख लूंगा हाउ टू ड्राइव अ कार, कैसे चलाते हैं कार, मैं ये भी सीख लूंगा और मुझे सीखना है और मैं बनूंगा फिर मोटर मैकेनिक। एक एक अजीब सी चाहत है उसके अंदर,
एक अजीब सी एक एक जिद दिखती है उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, किसको, अनीस जंग को, कि नहीं वो कुछ करना चाहता है, कुछ हट के करना चाहता है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नहीं बल्कि कुछ हट के करना चाहता है। तो अनीस जंग से बात करते हुए मुकेश बात करता है और बताता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है और हमारे जनरेशन टू जनरेशन यही चीजें चली आ रही हैं। और फिर प्राउडली मुकेश क्या कहता है, मुकेश कहता है कि आपको पता है मेरा एक घर भी है। क्या कह रहा है कि मैंने अपना घर बना लिया है। क्या बना लिया है? घर बना लिया है। फिर वो अपने एक वॉलंटियर को कहता है कि आप जो है मैम को ले जाओ और मेरा घर दिखाओ, ठीक है, मेरा घर दिखा दो। अब वो अनीस जंग जिस रास्ते से गुजरती है वो इतना कंजस्टेड है, वहां सांस भी नहीं लिया जा रहा है, चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं है और एकदम सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कचरा बिखरा हुआ है, कचरे की साइड से वो निकल रही हैं और उसके साथ उधर क्या बना हुआ है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां जानवर इंसान एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, कोई उनके लिए अलग अलग जगह नहीं है। वहां से गुजरते हुए जब वो लास्ट कहाँ पहुंचती है, एक झोपड़ी तक पहुंचती है और एक ऐसी झोपड़ी, एक ऐसा कच्चा घर जो किससे जो है क्या है, हाफ बिल्ट है, अभी अभी पूरा वो बना भी नहीं है। तो वो क्या बोलती हैं, वो जो है शैक, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, शैक वर्ड यूज है वहां पर, जिसको बोलते हैं जो जिसका मतलब क्या है, हाफ बिल्ट हट, आधी बनी हुई झोपड़ी, शैक। वो इस शैक तक पहुंचती है जो जिसको वो मुकेश क्या कह रहा है कि मैंने अपना घर बना लिया है। चलो एनीवे वो अंदर जाती हैं और ऐसा ही नहीं, फिरोजाबाद में वो देखती है कि वहां पर जो है इसी जलते हुए हॉट फर्नेस में सनलाइट के बगैर अंदर ही अंदर 24 आवर्स जो है लोग लगे हुए हैं इसी काम में, पूरा दिन लगे रहते हैं और कईयों ने अपनी आईसाइट खो दी है। मोर देन 20,000 जो है लोग वहां पर लगे हुए हैं और बच्चे लगे हुए हैं, चिल्ड्रन बच्चे लगे हुए हैं वहां पर, जो कि इलीगल है। एक हॉट फर्नेस में बच्चों का काम करना वो इलीगल है। वो ये सोचती हैं कि वो कई बार जो है जो है वो पकड़े भी जाते हैं, उनको जो है इलीगल बता के लिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, पुलिस वाले मारते हैं पीटते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो लेकिन उनका कोई लीडर नहीं है जो उनको बचाए, उनको सेव करे, या जो उन बच्चों को इन सब कामों से दूर रखे और उनको स्कूल भेज सके या कहीं और ऐसी ऐसी जगह भेज सके। तो वो उनका काम बन चुका है, वो ले जाना, पुलिस वाले ले जाएं, उठाएं, इलीगल तौर पे कर रहे हैं, उसकी वजह से मारे पीटे फिर वापस ले आए। तो वो सब चीजें अब उनके क्या हो गई है, लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं। तो वो क्या, हाँ, फिरोजाबाद में अब वो वहां पहुंचती है, शैक में जब पहुंचती हैं, वहां बैठती हैं, तो वहां पर कौन है, वहां पर एक उनको वो लेडी दिखती है, एक वुमेन दिखती है और उस वुमेन ने क्या कर रखा है, एक मिनट मैं इसको हटा दूं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये इतना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप इनको एक माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर बुक को रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे पॉइंट्स बता रही हूं मैं, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ तक कि आयरनी सटायर कहाँ पर है, आयरनी कहाँ पर है, वो सब कुछ भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक वुमेन है जो क्या है, वील्ड है। वील्ड मतलब क्या होती है बेटा, वील्ड मतलब, सॉरी, वील्ड मतलब होता है घूंघट करना, घूंघट किए हुए वो, ठीक है, अपना फेस उसने ढक के रखा है, घूंघट करके वहां बैठी है और खाना बना रही है। क्या कर रही है, कुकिंग फूड, खाना बना रही है। अब वो खाना बना रही है वहां पे 3 लोगों के लिए, और वो है कौन, वो जो वुमेन है वो है मुकेश के भाई की बीवी, बड़े भाई की बीवी, मुकेश एल्डर ब्रदर्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ। और वो 3 वहां पर मर्द हैं, 3 जो हैं वो मैन हैं, उनको वो सर्व करती हैं। एक तो हो गया मुकेश, दूसरा उसका ब्रदर यानी कि उसका हस्बैंड, इस वुमेन का हस्बैंड, और तीसरा जो है क्या है, उनके फादर इन लॉ। मुकेश हस्बैंड, और चलिए ब्रदर को हटा देते हैं, हस्बैंड लिख देते हैं, किससे रिलेट करते हुए, उस वुमेन से रिलेट करते हुए। मुकेश हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, ये 3 आदमी हैं, बाकी औरतें हैं वहां पे और भी। इन तीनों के लिए वो क्या कर रही है, इन सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए क्या बना रही है, खाना बना रही है, घूंघट डाल के, ठीक है। अब अनीस चंग जो है वो अंदर आती हैं, बैठती हैं और वो देखती है कि पहले वो लेडी जो है, पहले वो जो वुमेन है वो उसमें वील्ड नहीं होती, मतलब मुंह नहीं ढका होता है, घूंघट नहीं होता है उसका, लेकिन जैसे फादर इन लॉ एंटर कर रहे होते हैं तो वो फटाफट अपना फेस
छुपा लेती है, ढक लेती है, और लेकिन काम उसका कंटिन्यूड है, काम वो कर रही है, कुकिंग जो है वो कर रही है वो। तो फिर वो अनीस जंग भी वहां बैठती है, और जो है फिर किससे बातचीत शुरू होती है, वो बातचीत शुरू होती है किससे, उस बूढ़ी औरत से, मुकेश की वो वहां पर दादी है, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर बताती हैं, क्या बताती हैं अनीस जंग को, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को, यानी कि उनके ग्रैंडफादर को, की आंखें जाते हुए अपने अपने सामने देखा है, आंखों को लॉस, आईसाइट लॉस होते हुए अपनी आंखों के सामने उन्होंने ये चीज अपनी आंखों के सामने उनकी आईसाइट को लॉस होते हुए देखा है। कैसे देखा है, उन्होंने कहा कि जब वो बैंगल्स को पाउडरी एक सब्सटेंस से जब वो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, जो पॉलिश करते हैं ना जब, तो एक पाउडरी सब्सटेंस निकलता है, और वो पाउडरी सब्सटेंस उनके आंख में चला गया, और जिस वजह से उनकी आईसाइट जो है हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। तो ये भी वो बताती हैं कि उन्होंने ये चीज अपनी आंखों से देखा है। तो ये आज का काम नहीं, ये पहले का काम है, हम इसी में चल रहे हैं, इसी से जुड़े हुए हैं, हम इससे दूर हम अलग कहाँ जा सकते हैं। और इससे हटकर कोई काम करना, ठीक है, थिंकिंग अबाउट, सोचना भी किसी काम के लिए, किसी और काम के लिए, वो बोलती है कि वो दैट डजंट मीन्स दैट यू आर ग्रोन अप, और ग्रोइंग अप का पार्ट वो नहीं कहलाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि वो जो कहती हैं ग्रैंड मदर, जो बताती सेंटेंस कहती हैं कि जो अदर देन दिस वर्क वाज इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, कि इस काम से दूसरा काम जो है वो ग्रोइंग अप का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन के लिए कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप क्या देंगे कि उसका मानना है कि अगर आप इस काम को छोड़ के किसी और काम में जाने की सोचते भी हैं, तो वो आपकी बचकाना हरकत है, मीन्स ये आपका बचपना कहलाएगा, ग्रोइंग अप का कोई साइन आपका नहीं होगा वो। ठीक है, अगर आप ग्रोन अप है, अगर आप बड़े हो चुके हो और आप दिखाते हो कि हाँ मैं बड़ा हूं, अब मैं मैच्योर हूं, तो वो एक मैच्योरिटी के साथ कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि अपनी लीनिएज को, यानी कि वो काम जो पहले से चला आ रहा है उसको छोड़ के कहीं और किसी और पे शिफ्ट करेगा। क्लियर, कि ग्रोन अप का ये पार्ट ग्रोन अप होने का साइन नहीं है। क्या साइन नहीं है, कि अगर वो किसी और ड्यूटी, किसी और वर्क के बारे में सोचे, अगर किसी और वर्क के बारे में सोचता है कोई बैंगल मेकिंग के अलावा, तो वो ग्रोइंग अप का साइन नहीं है, बल्कि वो एक चाइल्डिश एक्ट कहलाएगा, एक चाइल्डिश वर्क कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ जो है एक बच्चे ही सोच सकते हैं, एक मैच्योर इंसान ऐसा नहीं सोच सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट जो है वो बताती हैं कि ये तो गॉड की तरफ से हमें मिला हुआ एक लीनियज है। लीनियज मीन्स इसका मतलब होता है एंसेस्ट्री, ठीक है, जो एंसेस्टर से चला आ रहा है, गॉड की तरफ से मिला हुआ एक लीनियज है। इसको नोबडी कुड चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, कुड नॉट बी चेंज्ड, ऐसे लिख देते हैं हम, कुड नॉट बी चेंज्ड, इसको नहीं किया जा सकता चेंज। ये लीनियज है गॉड की तरफ से। और अब मतलब कहने का उनका मतलब था कि हमें गॉड ने ही इसी काम के लिए भेजा, इसी काम में भेजा, इसी काम में पैदा किया है, इसी जगह इसी ट्रेडिशन में पैदा किया है। अब उसके दिए हुए लीनियज को, उसके दिए हुए ट्रेडिशन को कोई भी चेंज, कोई भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये सारी बातें किससे हो जाती हैं, अनीस जंग से। और उसके बाद अनीस जंग का एक की नजर जाती है कि उस वुमेन के साथ जो बैठी है, उसके साथ एक और जो है कौन बैठी है, एक लड़की बैठी है जो तेजी से बैंगल्स बनाई जा रही है, बैंगल्स के ऊपर उसका हाथ तेजी से चल रहा है। उसको शायद उसका मतलब भी नहीं पता कि इंडिया में इस बैंगल का क्या क्या मतलब है, इस बैंगल को किस वे से लिया जाता है। वो फास्टली बस फेंकी जा रही, करी जा रही है, करी जा रही है, तेज हाथ, उसका मशीन की तरह उसका हाथ चल रहा है उस पर। और उसके बाद उसकी माँ बताती है, उसके साथ जो लेडी बैठी है वो बताती है, वुमेन बताती है कि अब इसकी शादी होने वाली है जल्दी, और वो बच्ची जो काम कर रही है वो इतनी बड़ी भी नहीं है अभी, और उसका नाम है सविता। क्या नाम है, सविता। और उसकी शादी होने वाली है, जो अभी इतना शादी के लायक नहीं हुई है, लेकिन उसकी शादी होने वाली है। फिर वो बताती है कि उसने वो औरत बताती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, जितनी भी लाइफ उसने जी है, उसने कभी भी भरपेट, एक टाइम का भी भरपेट खाना नहीं खाया है, एक सिंगल मील भी उसने जो है अपना फुल नहीं लिया है, भरपेट खाना एक टाइम का भी उसने नहीं खाया है। देखिए कितना बड़ा जो है वो हम कह सकते हैं एक
इस क्लास के पॉवर्टी के लिए जो है इधर एक सटायर है, एक आयरनी भी छुपी हुई है इसमें और सटायर भी है कि क्या है कि सटायर है उन लोगों पर कि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि लोगों को इतनी मेहनत के बावजूद भी क्या एक वक्त की रोटी भी कंप्लीटली नहीं मिल पा रही। ठीक है, आयरनी भी यही है कि आयरनी क्या है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको ट्रेडिशन मानते हुए चल रहे हैं, वो उनका काम नहीं है, उसको वो क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं एक तरह से, है ना? उसमें कहते हैं कि ये लीनिएज है, गॉड की तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट है, गॉड की तरफ से दिया हुआ लीनिएज है, हम इसको अलग उसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। और उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई उससे आपको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल पा रही है ना? फैक्ट कुछ और है, बता कुछ रहे हो, फैक्ट कुछ और है। अगर लीनिएज है एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो फुल मिलना चाहिए ना आपको मील। वो कहती है लाइफ में अभी तक मैंने एक टाइम का खाना फुल नहीं खाया है, कभी भी नहीं खाया है, आज तक की लाइफ में। तो एक बहुत बड़ी आयरनी होती है, यहाँ पर छुपी हुई आयरनी। ठीक है? इसके बाद अनीस जंग फील करती हैं कि वो देखती है कि दो तरह की दुनिया है वहां पर, टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स। वर्ल्ड को वो क्या करती है, फील करती है वहां पे, देख सकती हैं। वो क्या बताती हैं, ये आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए हटाते हैं इसको अब। वो बताती है कि टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स जो है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो दो तरह के वर्ल्ड, दो तरह की दुनिया कौन कौन सी है, किन की है, वो बताती हैं। दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो तरह के अलग अलग वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड्स वो देख सकते हैं, वर्ल्ड देख सकते हैं कैसे। और एक वो बताती हैं कि एक जो है दुनिया वो किसकी है, एक दुनिया है पोवर्टी स्ट्रिकन लोगों की, पोवर्टी स्ट्रिकन। और वो कौन है, वो एक्सप्लॉइटेड है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। दूसरा वो बताती हैं किनको, जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वन हु एक्सप्लॉइट्स, हु एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटर जो है उनके बारे में बताती है कि हु एक्सप्लॉइट, दूसरी दुनिया किनकी है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं। और वो कौन है वो भी बताती हैं, वो है साहूकार, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। और बताती हैं वो किसके बारे में, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, रिच पर्संस और रिच पीपल। ये सारे लोग और भी इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक दुनिया उनकी है, दूसरी दुनिया पोवर्टी स्ट्रिकन लोगों की है, यानी कि एक्सप्लॉइटेड लोगों की है, जो क्या हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनके हाथों। तो ये दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग दुनिया जो है वो अनीस जंग कहती है कि वो देख रही थी वहां पर। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी। वो उम्मीद की किरण किरण क्या थी, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड जो है अनीस जंग के अकॉर्डिंग कौन सा था, कौन से दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड के बारे में बात करती है अनीस जंग। एक जो पोवर्टी स्ट्रिकन है, और जो क्या है, कास्ट बाउंडेड भी हैं, जो एक कास्ट में पैदा हुए हैं और उसको उन्हें कंटिन्यू करना है। दूसरे कौन है, वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, और वो लोग कौन से हैं, साहूकार, पॉलिटिशियंस, ये वो जो अपने फायदे के लिए इनका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण, रे, किरण। ठीक है, क्या थी वो उम्मीद की किरण, अनीस जंग के लिए वो उम्मीद की किरण क्या थी, वो थी, देखिए, अ रे ऑफ होप। अनीस जंग के लिए एक उम्मीद की किरण थी, वो मुकेश, मुकेश की ड्रीम, मुकेश का सोचना, मुकेश का ड्रीम रखना। अभी भी वो उसके आईज में क्या देख सकती थी, एक होप देख सकती थी। आईज में क्या देख सकती थी, होप। क्या बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, एक डिफरेंट वे में सोचने का, उनसे अलग एक सोच रखने का। ठीक है, वो अभी भी देख रही थी कि उसकी आंखों में क्या है, एक ड्रीम है, किसका, एक अच्छे मोटर मैकेनिक बनने का, ड्राइव करने का। क्या ड्राइव करने का, कार ड्राइव करने का। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है, ये सोच के कि चलो कोई तो है जो डिफरेंट सोच रहा है, कोई तो है इस ट्रेडिशन से बाहर निकल रहा है, कोई तो है जो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये खुश हो जाती हैं। और फिर वो अनी इस जंग उनसे बात करते हैं, मुकेश से बात करती है और कहती है कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाना चाहोगे, सिर्फ मोटर मैकेनिक कार चलाना, या फिर कभी प्लेन भी उड़ाना चाहोगे।
तो बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेन तो हमारे फिरोजाबाद से बहुत उड़ता है, मैं देखता रहता हूँ। मुझे तो कार ही चलानी है और मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी हो जाती है एंड। दोनों ही स्टोरीज खत्म हो गई। क्या आप समझ में आया इस स्टोरी से हमें? दोनों ही स्टोरी बताती है गरीबी को, बताती है कि एक जो बच्चे हैं, जो पॉवर्टी के शिकार हैं, उन चिल्ड्रन को किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कैसे वो बच्चे तक जो है वो झोंक लेते हैं अपने आप को किस चीज़ के लिए? अर्निंग के लिए, सर्वाइवल के लिए। किसके सर्वाइवल के लिए? अपने और अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए। एक जगह जो है वो मुकेश के फादर बताते हैं कि उनके पास इतना कभी पैसा रहा ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा सके। उनके पास सिर्फ क्या था? एक स्किल थी, और वो स्किल कौन सी थी? बैंगल मेकिंग की। वही उनके पास एक टीचिंग थी जो वो अपने बच्चों को दे सकते थे। उन्होंने अपनी लाइफ पहले किसमें निकाली थी? वो पहले टेलर थे और बाद में उन्होंने पूरी लाइफ अपनी किसमें निकाल दी? इसी बैंगल मेकिंग में। तो ये जो है वो क्या बता रहे, देखो कितनी गरीबी है कि वो मजबूर थे कि वो उसको स्कूल नहीं भेज सके, लेकिन वो एक स्किल जो उनके पास थी वो उसको उन्होंने सिखाया। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को बीच-बीच में मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए कि कौन-कौन से किस-किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आ सकते हैं, कहाँ पर आयरनी है, कौन-सा सटायर आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने बता ही दिया। अब आपको लगता है कि कुछ डाउट है इन 2 स्टोरीज़ में, इन 2 कहानी में, जो कि एक एक्सर्प्ट था किसका? अनीश चंग का, द लॉस्ट स्प्रिंग का। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी तो खत्म हो गई है और हाँ, ये जो है अगर आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि दोनों ही स्टोरी में जो अनीस जंग की दोनों ही स्टोरी है, उसमें जो है जो मेन जो है टॉपिक मेन जो है वो किसकी तरफ इशारा किया गया है? क्या बताया गया है? क्या एक्चुअली बताना चाह रही हैं दोनों स्टोरीज़ में अनीस जंग? तो वो किस पे फ़ोकस कर रही हैं? अनीस जंग जो है वो फ़ोकस कर रही हैं किस पे? देखिए, क्या डिपिक्ट कर रही है वो दोनों स्टोरीज़ अनीस जंग की क्या डिपिक्ट कर रही है, वो सिर्फ़ मैं लिख देती हूँ थोड़ा-सा। तो स्टोरीज़ depict the poverty of the poverty the poverty tradition and focuses on children from deprived backgrounds from deprived backgrounds। देखिए क्या डिपिक्ट कर रही है स्टोरी आपकी, बताती है पोवर्टी के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, और फोकस करती है बच्चों के उस बैकग्राउंड से जहां पर उनको बहुत कमी है, हर चीज की कमी है, उस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसको वो शो करती है। ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ, और अगर आपसे क्वेश्चन मुकेश की स्टोरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था, तो वो जो है बैंगल मेकिंग का काम जो है वो उसको अच्छा लगता था या नहीं, तो वो इंटरेस्टेड था कि नहीं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। ग्रैंड मदर ने क्या बताया कि कैसे उसके जो है हस्बैंड की आईसाइट जो है वो लॉस हुई थी, वो कैसे बताया। या आप लोगों से बताया जा सकता है कि जो वहां पर लोग काम करने वाले, हॉट फर्नेस में काम करने वाले लोगों की ज्यादातर आईसाइट ही क्यों लॉस होती है। तो देखिए वो 20 वो क्या करते हैं, जब दिन का उजाला जो होता है यानी कि सनलाइट के टाइम पे, फिर भी वो वहाँ हॉट फर्नेस में एक चिंगारी के आग के सामने काम कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, उनको प्रोवाइड होती ही नहीं है, वो क्योंकि वो अंदर ही है, बंद है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है सनलाइट क्या चीज़ है। काम कर रहे हैं, जब वो शाम को फ्री होते हैं उस टाइम तक तो अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, सनलाइट का तो पता ही नहीं होता है। तो वो उनकी आँखें जो है उसी में बस अंधेरे में हो चुकी हैं, और जब वो हैबिचुअल हो चुके हैं, और जब वो कभी ऐसे ही सनराइज़ पे और सनराइज़ लाइट के सामने जाते हैं, तो वो आँखें उनकी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, और वो जो सब्सटेंस है, वो जो आग है, उनके सामने रहने से उनकी जो चिंगारी निकल रही है और जो सब पाउडरी चीज़ें निकल रही हैं, उसके सब केमिकल चीज़ें निकल रही हैं, वो आईसाइट को क्या कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। तो इन दोनों ही रीजन से वो क्या करते हैं, अपनी आईसाइट को लूज कर देते हैं या उनकी आईसाइट खत्म हो जाती है। ठीक है, यही रीजन है और कुछ नहीं। और क्या है उसमें, और हाँ कि अरे एक रे ऑफ होप जो है वो कहाँ दिखती है अनीस जंग को, वहां वो भी आप बता सकते हैं। लास्ट में बताया मैंने कि मुकेश जो है वो अभी भी उसी ड्रीम के साथ
फिक्स्ड है, उसकी ड्रीम अभी भी अलाइव है, उनकी आंखों में दिख रही है, उसकी चमक दिख रही है कि वो कुछ हटकर सोच रहा है, कुछ हटकर बनना चाहता है, वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता हुआ सिर्फ बैंगल मेकिंग में नहीं, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और उसकी ये होप, उसकी ये विश, उसका ये टारगेट, उसका ये एम, उसका ये चमकती हुई ब्राइट आईज जिसमें ये ड्रीम नजर आ रही है, वो ही अनीस जंग के लिए क्या होती है, अ रे ऑफ होप। ओके, कोई डाउट नहीं। साहिब की स्टोरी भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताइएगा मुझे। क्वेश्चन अगर समझ में कोई नहीं आ रहा है तो वो भी टाइप कीजिए और मैं उससे आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो रिवाइज कीजिए, और आप लोगों के भी एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो पढ़िए अच्छे से, रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बारिश में ज्यादा भी एंजॉय करना सही नहीं है, बारिश में ज्यादा मत निकलिएगा बाहर, क्योंकि अगर ज्यादा भीगेंगे ना तो बीमार पड़ेंगे, और अभी आप लोगों के एग्जाम्स टाइम है, एग्जाम्स मीन्स की टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, तो उनके उस टाइम पे अभी आप लोग ज्यादा बाहर बारिश में भीगने की कोशिश मत कीजिए, खुद को सेफ रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।